बड़ी आप लोगों का समाज शास्त्र के क्लास में हार्दिक स्वागत है। सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है और इस सब्जेक्ट से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वे सारे के सारे प्रश्न हम लोग के पाठ्यक्रम से होंगे, सिलेबस से होंगे और जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे उसका स्टडी हम लोग यहां करेंगे। बहुत सारा प्रश्न एग्जाम में आपका एज इट इज मिलेगा, जैसा हम लोग बात कर रहे हैं वैसा रहेगा और कुछ वैसे प्रश्न रहेंगे जो ऑप्शन को देखकर लॉजिक के आधार पर तर्क से आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसका क्या आंसर सही हो सकता है। तो हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर स्टडी भी करेंगे और फिर उसका एक्सरसाइज बनाएंगे, अभ्यास करेंगे। तो लेट अस सी दिस समाज शास्त्र सोशियोलॉजी बाय धवन सर, एस धवन सर। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। और इसमें देखिए एक है भारतीय समाज का बुनियादी ढांचा। सिलेबस में दो पार्ट में है, एक वर्ल्ड का है और एक इंडिया का समाज शास्त्र। बहुत सारे थिंकर्स फिलोसफर्स भी अपने विचार दिए हैं। कुछ ऐसा विचार है, कुछ लोग ऐसे हैं आइडियोलॉजिस्ट जिनका समाज शास्त्र में भी पढ़ना है, उनका ज्योग्राफी में भी स्टडी करना है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी में उनका सिद्धांत को हिस्ट्री में भी पढ़ना है, उनके सिद्धांत को आपको राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ना है। जैसे कार्ल मार्क्स, तो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत सब में आएगा। अगस्त कॉम्टे का सिद्धांत समाजशास्त्र में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से दो भाग में बटा हुआ है, एक है थिंकर्स यानी विचारकों की राय और एक है भारत के संदर्भ में। तो हम लोग अभी जो टॉपिक बात करने वाले हैं यह एक सेपरेट टॉपिक है सिलेबस का, और सिलेबस में लिखा हुआ है भारतीय समाज का बुनियादी ढांचा, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो आप लोग नोट डाउन करेंगे भारतीय समाज का देखिए सिलेबस है और इसी के अनुसार पढ़ेंगे और एग्जाम में भी प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा। भारतीय समाज का बुनियादी ढांचा। बुनियादी का मतलब क्या होता है अभी बताएंगे। बुनियादी का मतलब ढांचा। ढांचा क्या है, एक एक वर्ड को समझिए। देखिए क्या होता है एग्जाम में, वर्ड का खेला है। यदि आप शब्द को समझे रहेंगे तभी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व कर पाने में कैपेबल हो पाइएगा। तो देखिए भारतीय समाज, ये तो सीधा सीधा है इंडियन सोसाइटी का बुनियादी का मतलब होता है एकदम बेसिक यानी इसके बिना चल नहीं पाएगा। जब किसी चीज के बिना चल ना पाए तो उसे कहा जाता है बेसिक, एकदम इसका जरूरी ही जरूरी है। इसे अगर हम लोग इग्नोर कर देंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। और ढांचा का मतलब होता है स्ट्रक्चर। क्लियर, यानी कि किस प्रकार से बना है। ढांचा का मतलब किस प्रकार से बना है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो समाज का स्ट्रक्चर कैसा होगा, यदि आप अच्छे से समझ लेंगे तो पूरी सिलेबस इसी पर बेस्ड है, एक दूसरे से लिंक्ड है। समाज का मतलब क्या होता है, समाज का मतलब सोसाइटी मतलब जहां आप रहते हैं, समाज मतलब सोसाइटी। अब सोसाइटी मतलब क्या, जरा सोचिए। सोसाइटी का मतलब जहां आप रहते हैं, जिस भाषा को आप बोलते हैं, जिस जाति से आप बिलोंग करते हैं, जिस धर्म को आप मानते हैं, जिस कला को आप आगे बढ़ाते हैं, जिस कला को आप अपनाते हैं, जिस संस्कृति को आप अपनाते हैं, जिस विवाह प्रथा को आप अपनाते हैं, जिस परिवार की प्रथा को अपनाते हैं, जिस जादू टोना को अपनाते हैं, जिस जीविका के स्रोत को अपनाते हैं, कृषि, हरित क्रांति, भूमि सुधार, ये सारा का सारा पार्ट किससे जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स कि यदि हम लोग समाज को समझ लें
तो पूरा इंडियन सोसाइटी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो समाज एक बहुत बड़ा स्कोप है, समाज एक बहुत बड़ा शब्द है, और समाज टॉपिक है, एक अध्याय है। इस चैप्टर का क्या नाम था? भारतीय समाज का बुनियादी ढांचा। और इसको हम लोग को समझना है कि आखिर ये बुनियादी ढांचा है क्या। भारतीय समाज का बुनियादी ढांचा, इसका मतलब क्या है? तो एक एक वर्ड को समझते हैं हम लोग। और आप देखिए यहां पर बुनियादी, बुनियादी का मतलब क्या होता है? बुनियादी का मतलब है बेसिक। और बेसिक का मतलब क्या हुआ? बेसिक मतलब वैसा चीज या उन सारी चीजों को हम लोग बेसिक कह रहे हैं जिसकी आवश्यकता है, जिसका रिक्वायरमेंट है, जिसके बिना उसका किसी का निर्माण नहीं हो सकता है। यानी कि जैसे आप खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने के लिए हम लोग बोलते हैं चावल बनाना है। तो चावल बनाने के लिए बेसिक चीज क्या होगा? बुनियादी चीज क्या होगा? तो आप बोलिएगा भात बनाना है तो पहले चावल चाहिए, फिर पानी चाहिए, फिर अग्नि चाहिए। तो ये जो रिक्वायरमेंट है इन चीजों का, जो वस्तु की, जिन वस्तुओं की जरूरत है, उन वस्तुओं को बुनियादी कहा जाएगा। तो कुछ समय के लिए सोचिए तो समाज के लिए बुनियादी क्या होगा? समाज के लिए होगा उसका धर्म, समाज के लिए होगा उसका विवाह, समाज के लिए होगा संस्कार, समाज के लिए होगा जादू टोना। तो ये सारे चीज समाज के अंतर्गत, बुनियादी ढांचे के अंतर्गत आते हैं। अब है यहां ढांचा। ढांचा का मतलब क्या होता है? ढांचा का मतलब है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब वह किन चीजों से बना है, कैसे कैसे उसकी संरचना हुई है। और समाज, समाज अकेला नहीं है, समाज पूरे समूह है, समाज ग्रुप है। किसका ग्रुप है? जीवन शैली का ग्रुप है, समाज संस्कार का ग्रुप है, समाज धर्म का ग्रुप है, समाज संस्कृति का ग्रुप है, समाज जादूटोना का ग्रुप है, समाज प्रशासन का ग्रुप है, समाज अर्थव्यवस्था का ग्रुप है। जरा सोचिए, अगर किसी समाज में बहुत गरीबी हो, यह भी टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, तो यदि यहां समझ लेते हैं तो सभी टॉपिक को बहुत ही सरलता पूर्वक समझते चले जाएंगे। और आपको हमेशा ध्यान रखना है, कुछ ही प्रश्न ऐसे होंगे जिसको हम लोग को रटना पड़ेगा, यानी माइंड में रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और नहीं तो मैक्सिमम प्रश्न ऐसे होंगे जो समझ समझ कर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जितना अच्छा समझेंगे उतना सरल हो जाएगा, उतना आसान हो जाएगा। आपको रटना नहीं पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा। बहुत आसानी से, स्मूथली, एकदम आराम से आप टॉपिक को करते चले जाएंगे। दैट्स क्लियर? तो जी सर क्लियर। अब सोसाइटी का मतलब समाज। समाज समझ में आ गया। समाज अकेला नहीं है, समाज ग्रुप है। समाज क्या है? समूह है। किसका समूह है? क्या केवल जनता का समूह है, जन समूह है? तो बोलेंगे सर जन समूह तो है ही, लेकिन केवल जनता का ही समूह नहीं है, केवल जन समूह ही नहीं है, बल्कि इसमें कई चीजें शामिल की गई है। इसमें धर्म शामिल किया गया है, धर्म। इसमें संस्कृति शामिल किया गया है, संस्कृति, कल्चर, राइट। इसमें विवाह शामिल किया गया है, इसमें शिक्षा शामिल किया गया है, एजुकेशन, शिक्षा, क्लियर। इसमें अर्थव्यवस्था शामिल किया गया है, इकोनॉमिकल कंडीशन, अर्थव्यवस्था। तो यह क्या है? समाज समूह है, ग्रुप है। सोसाइटी एक ग्रुप है, और यह ग्रुप अकेला नहीं बना है, बल्कि कई कई तत्वों के, कई एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से, कई तत्वों के मिलन से इसका निर्माण हुआ है, इसका फॉर्मेशन हुआ है। और भारतीय का मतलब आप जान रहे हैं, भारतीय मतलब इंडियन, यानी भारत के अंतर्गत। भारत से बाहर के समाज को इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। सिर्फ भारत के समाज के अंतर्गत
इंडियन सोसाइटी के अंतर्गत जो घटित हो रही है, इन्हीं चीजों को हम लोग देखेंगे। अब इस टॉपिक को, पूरे टॉपिक को एक साथ देखिए। भारतीय समाज का बुनियादी ढांचा, क्या लिखा हुआ है? भारतीय समाज का बुनियादी ढांचा, मतलब समाज का एक ऐसा ढांचा, समाज में उन सारी तत्वों को शामिल किया गया है जिसके चलते ही समाज चलते आया है और आज भी समाज हमारा स्टेबल है। अब इसको इंग्लिश में कैसे कहेगा? द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब इसको इंग्लिश में लिखते हैं। इंग्लिश में बोलिए, क्यों लिखेंगे सर? इंग्लिश में इसलिए लिखेंगे ताकि बेस हमारा बहुत अच्छे से बने। द बेसिक कॉन्सेप्ट, देखिए बेस हम बोले ना अभी, तो बेस माने आधार। द बेसिक कॉन्सेप्ट, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। क्लियर हो गया? यह टॉपिक है। आप कहते हैं ना सर मेरा बेस अच्छा होना चाहिए, मेरा बेस अच्छा होना चाहिए। यदि बेस अच्छा है, क्लियर, बेस अच्छा है तभी कुछ हो पाएगा। और बेस कैसे अच्छा होगा? जब उन चीजों को समझेंगे हम लोग। तो फिर आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक क्या है? भारतीय समाज का बुनियादी ढांचा। अब इस बुनियादी ढांचे के अंतर्गत इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है उसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें एक पढ़ना है वर्ण व्यवस्था। अब आप नोट कर लेंगे, फिर फाइनल टच देंगे हम लोग। कुछ प्रश्न देखिए ऐसा है जो सिलेबस से ही हूबहू बन जाता है। यानी यदि पूरा 46 टॉपिक है, 46 टॉपिक है, 46 टॉपिक समाज शास्त्र में, यदि इन 46 टॉपिक को केवल बारीकी से आप समझे हैं सिलेबस को, तो आप क्या देखेंगे कि 10 से 15 प्रश्न, 10 से 15 प्रश्न आप बिना उसमें मैटर में गए सॉल्व कर देंगे केवल सिलेबस से। क्योंकि सिलेबस उसका क्या है? आई है, उसका आत्मा है। एकदम टॉपिक का जो मेन बात है वो हेडिंग के रूप में रख दिया जाता है। इसीलिए हर एक चैप्टर को पहले बहुत अच्छे से समझना है, फिर उसके अंतर्गत हम लोग को एंट्री करना है। अब ये टॉपिक का नाम क्या था? भारतीय समाज का बुनियादी ढांचा। क्लियर? फिर से आपको दिखाएं उस टॉपिक को हम। देखिए, भारतीय समाज का बुनियादी ढांचा, अच्छे से देखिए और इसको नोट भी कर लीजिए। क्लियर? टॉपिक है आपका भारतीय समाज का बुनियादी ढांचा। और इस बुनियादी ढांचे के अंतर्गत, इसके अंतर्गत कई अलग अलग टॉपिक्स हैं, राइट? छोटे छोटे कई टॉपिक्स हैं। हालांकि समाज तो बहुत बड़ा है आपको दिखाए, लेकिन इन चीजों को कई छोटे छोटे टॉपिक्स में तोड़ दिया गया है, कई छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स में तोड़ दिया गया है। तो आपका है यहां भारतीय समाज का बुनियादी ढांचा। और इस बुनियादी ढांचे में क्या पढ़ना है उसको हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट है यहां वर्ण व्यवस्था, इसको आप नोट कर लेंगे। और वर्ण व्यवस्था क्या है इसका डिटेलिंग करेंगे, इसका हम लोग डीप में स्टडी करेंगे। पॉइंट नंबर 2, दूसरा हम लोग देखेंगे आश्रम व्यवस्था। यहां पर अगला टॉपिक है आश्रम व्यवस्था। इस आश्रम व्यवस्था को भी आप नोट कर लेंगे और एक एक करके हम लोग समझेंगे कि आखिर वर्ण व्यवस्था क्या है और यहां से कैसे प्रश्न पूछा जाएगा। आश्रम व्यवस्था क्या है, यहां से कैसे प्रश्न पूछा जाएगा। दैट्स क्लियर? उसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग लिखने वाले हैं थर्ड टॉपिक, तीसरा नंबर में आ रहे हैं। और यहां है जनजातीय व्यवस्था या जनजाति। जनजाति का मतलब होता है ट्राइब्स। जनजाति का मतलब क्या है? ट्राइब्स। ट्राइब्स का मतलब क्या है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स। एससी से मतलब है, एसटी से मतलब है शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये जनजाति भारत में कब आए और जनजाति कैसे आए और इनका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है इनका, इस चीज को हम लोग को
देखना है, इसीलिए यहां पर ट्राइब्स लगा हुआ है। क्लियर? आगे बढ़ते हम लोग। 3 देख लिए इसके अंतर्गत, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, जनजाति, ट्राइब्स, और इसमें और भी है, इसमें और भी है। और क्या है? और है जाति व्यवस्था, जाति, कास्ट सिस्टम। जाति यानी कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम, कास्ट कहां से आया? तो जाति व्यवस्था भी इसका एक पार्ट है, इसका एक हिस्सा है। इसको भी हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। क्लियर? तो इस टॉपिक के अंतर्गत, इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग क्या देखे? वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, जनजाति, ट्राइब्स, और कास्ट यानी जाति। जाति यानी कहां से जाति व्यवस्था का उद्भव हुआ, जनजाति कहां से आए, आश्रम व्यवस्था कहां से आया, और वर्ण व्यवस्था कहां से आया। इतना यूनिट इसके अंतर्गत पढ़ना है। अब हम लोग एक पढ़ने वाले हैं इसमें, और उस टॉपिक का नाम है आश्रम व्यवस्था। हेडिंग बना दीजिए, आश्रम व्यवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट। अब एक एक करके हम लोग यहां से समझना शुरू करेंगे। आश्रम व्यवस्था, और हम लोग जानेंगे कि आश्रम व्यवस्था आखिर है क्या, आश्रम व्यवस्था क्या होता था, और इसकी शुरुआत कब हुई, कहां से हुई, इन चीजों को देखना है। और प्रेजेंट में आज आश्रम व्यवस्था है या नहीं, इस चीज को भी हम लोग को जानना है। क्लियर? तो देखिए, आश्रम व्यवस्था का मतलब सिर्फ यह नहीं समझ लेना है कि बाबा का एक आश्रम होगा, एक घर होगा, ऐसे झोपड़ी होगा, और इस झोपड़ी में रहना है, इस झोपड़ी में रहने को ही आश्रम व्यवस्था कहेंगे। ऐसा नहीं। आश्रम व्यवस्था का मतलब यह है कि जीवन, मनुष्य जब जन्म लेता है तब से लेकर जीवन जब वह प्रारंभ करता है, जीवन प्रारंभ करना का मतलब क्या हुआ? जब जन्म लेगा तभी से तो आदमी प्रारंभ कर देता है अपना जीवन, तो जी सर कर तो देता है। यानी जीवन जब प्रारंभ करता है, अर्थात जब जन्म लेता है, जन्म लेता है, ठीक है, यहां से शुरू होगा, और चलते चलते आदमी की लास्ट में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है यानी डेथ हो जाता है, तो मृत्यु तक, तो जन्म से लेकर मृत्यु तक जिन जीवन शैली का प्रभाव समाज में कंटिन्यूअस यानी लगातार रहा, उस पूरे सिस्टम को हम लोग कहे आश्रम व्यवस्था। तो आश्रम व्यवस्था केवल घर में रहना नहीं है, झोपड़ी में रहना नहीं है, गुरु के पास जाकर रहना नहीं है, बल्कि एक जीवन की एक शैली है। और उस शैली में जब से बच्चा जन्म लिया है, जब से जीवन प्रारंभ किया है, तब से लेकर मरणोपरांत तक, मृत्यु तक, जिस अवस्था से होकर गुजरी है, जिस अवस्था से समाज में होकर उनका जीवन चला है, उस जीवन शैली को ही कहा जा रहा है आश्रम व्यवस्था। क्लियर? तो सबसे पहले टर्म समझ में आ गया, शब्दावली समझ में आ गया कि आश्रम व्यवस्था है क्या। क्लियर? अब हम लोग जानते हैं कि आखिर इस आश्रम व्यवस्था का उल्लेख, आश्रम व्यवस्था का जो जिक्र है, वो कहां से आया, कब आया और कैसे आया। तो नेक्स्ट देखिएगा, आश्रम व्यवस्था के बारे में सबसे पहली बार जो इंफॉर्मेशन मिली, सबसे पहला बार जो जानकारी मिला भारत में, यह मिला है वैदिक काल में, आश्रम व्यवस्था। क्लियर? इस आश्रम व्यवस्था का उल्लेख सबसे पहले जो जानकारी मिला, किस काल में मिला? वैदिक काल में। अब इस वर्ड को हम लोग समझेंगे कि आखिर ये वैदिक काल क्या है, वैदिक पीरियड किसे कहते हैं हम लोग, वैदिक पीरियड है क्या। क्लियर? वैदिक काल किसे कहते हैं, वैदिक पीरियड क्या है। तो देखिए, जब बहुत साल पहले चले जाएंगे इतिहास के पन्नों में, आपसे डेट नहीं पूछा जाएगा समाज शास्त्र में, लेकिन इसका जिक्र इतिहास के पन्नों से भी है। तो आप एक टाइम जान लीजिए, 1500 बीसी। बीसी का मतलब होता है ईसवी पूर्व, बिफोर क्रिस्ट। तो 1500 बीसी से लेकर
500 बीसी 500 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है, 1500 बीसी से लेकर 5000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है, तो इसी समय के काल को कहा जाता है वैदिक काल। और एक ऐसा काल, वैदिक काल नाम क्यों पड़ा होगा जरा सोचिए। एक ऐसा काल जिसमें वेदों की रचना की गई होगी, इसमें वेद लिखे गए होंगे, और नो डाउट इसमें वेद लिखे ही गए थे, वेद की रचना की गई थी, इसमें वेदों की रचना की गई थी, वेद लिखा गया था। वेद, वेद माने वेदाज, क्लियर। इसमें वेद लिखा गया था, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद है। अब इन 4 वेदों में से एक वेद, इसीलिए चूंकि वेद लिखा गया, इसीलिए इस काल को कहा जाता है वैदिक काल। तो सबसे पहले आपको जानना है कि भारत में जो आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हुई, जिस आश्रम व्यवस्था का यहां चर्चा हो रहा है, यह आश्रम व्यवस्था वैदिक काल से प्रारंभ हुआ है। 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 5500 ईस्वी पूर्व तक का जो टाइम पीरियड है, यह आश्रम व्यवस्था से रिलेटेड है। दैट्स क्लियर। तो जी सर क्लियर। आगे चलेंगे। चूंकि इसे वैदिक काल से जोड़ा गया है, यानी कि वैदिक काल मतलब क्या हुआ, वेदों का काल। ठीक है, वैदिक काल मतलब क्या हुआ, वेदों का काल, वेद लिखा गया है। और जैसा बताया ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद। तो ऋग्वेद से तो हमको लेना देना नहीं है, यजुर्वेद से लेना देना है, तो यहां हम लोग यजुर्वेद लिख देते हैं। क्लियर। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, ऋग्वेद, इसका भी जिक्र करना पड़ेगा हम लोग को समाज में। ऋग्वेद सभी वेदों में सबसे पुराना वेद है, और क्वालिफाइंग पेपर के लिए भी तो पढ़ना है, तो उसमें आ ही जाएगा। तो जो चीजें समझा रहे हैं, बोर्ड पर लिख रहे हैं, वह कहीं ना कहीं एग्जाम में आने वाला है, प्रश्न एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो ऋग्वेद के बाद है यजुर्वेद। क्या है, यजुर्वेद। अब इसी यजुर्वेद से आपका एक उपनिषद बनाया गया है। उपनिषद, यजुर्वेद का एक उपनिषद है। अब आपको समझना होगा उपनिषद क्या होता है, और इस उपनिषद का नाम है जाबालोपनिषद। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। उपनिषद, और उपनिषद का नाम क्या है, जाबालोपनिषद। जाबालोपनिषद, आप इसको नोट कर लेंगे, जाबालोपनिषद। तो एक प्रश्न यहां से पूछा जाएगा कि जाबालोपनिषद किस उपनिषद, किस वेद का उपनिषद है। अभी क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, कुछ क्वेश्चन देंगे, देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं आप। तो हम लोग बोलेंगे कि जाबालोपनिषद एक उपनिषद है, और यह उपनिषद किसका है, यजुर्वेद का है। क्लियर। अब आगे समझिएगा, आखिर यह उपनिषद है क्या, उपनिषद क्या चीज है, इसको जान लें। उपनिषद का मतलब होता है, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप, समीप मतलब नजदीक, गुरु के समीप बैठना। क्लियर। उपनिषद का मतलब है गुरु के समीप बैठना। और ऐसे जो वैदिक काल हैं, उसमें ऐसे 108 उपनिषद लिखे गए थे। कुल उपनिषद, टोटल उपनिषदों की संख्या 108 था, और उपनिषद का मतलब गुरु के समीप बैठना। अब आप क्वेश्चन मार्क यह है कि आखिर गुरु के समीप क्यों बैठेंगे हम लोग वैदिक काल में, जब वेद है तो फिर उपनिषद की क्या आवश्यकता हो गई। तो अब ध्यान देंगे कि जब वेद की रचना हुई, लोग वेद पढ़ने लगे, वेद पढ़ाने लगे, और जितने भी वेद लिखे गए हैं, 4 वेद लिखे गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हम लोग को यहां यजुर्वेद से मतलब है। यह जो वेद है, यह वेद किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत में। क्लियर। अब इस वेद का अर्थ क्या होता है, वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या है, ज्ञान, यानी आपको ज्ञान की बातें बताई जाएगी, आपको नॉलेज की बातें बताई जाएगी।
तो वेद का अर्थ है ज्ञान, और यजुर्वेद लिखा गया, ऋग्वेद लिखा गया, सामवेद लिखा गया, अथर्ववेद लिखा गया। तो जो जिन्होंने लिखा और जो संस्कृत में वेद पढ़े, जिन्होंने अध्ययन किया, यहां तक तो सब ठीक ठाक रहा। लेकिन बाद में जो लोग सही ढंग से संस्कृत नहीं पढ़ पाए, वेद को सही ढंग से नहीं समझ पाए, उन लोग समाज में गलत तरीके से ज्ञान का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, यानी अंधविश्वास फैलाने लगा लोग। अब उसी अंधविश्वास को दूर करने के लिए उपनिषद की रचना की गई। किसका रचना किया गया? उपनिषद का रचना किया गया। क्यों? ताकि जो गंदगियां फैल गई, जो समाज में लोग कुरीतियां फैला दिए, इसलिए उपनिषद जानना जरूरी है। उपनिषद क्या है? वेद का ही एक हिस्सा है, इसलिए यह एक दार्शनिक ग्रंथ है। यहां से एक प्रश्न पूछेगा, उपनिषद को क्या कहा जाता है? तो उपनिषद को कहा जाता है वेदांत। ये डायरेक्ट ऑप्शन एग्जाम में देगा। वेदांत का मतलब होता है वेदों का अंत, जहां वेद अंत हो गया, यानी कि जो बुराइयां फैलाई जा रही है, उन बुराइयों का खात्मा हो गया, उन बुराइयों को एंड कर दिया गया। तो यह हो गया हमारा वेदांत। इसी वेदांत का एक नाम और है। क्या नाम है इसका? इसका एक और नाम है जिसको कहते हैं हम लोग दार्शनिक ग्रंथ, फिलोसफिकल ग्रंथ, दार्शनिक ग्रंथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको भी समझेंगे। दार्शनिक ग्रंथ ऑब्लिक दर्शन कर देते हैं। अब ये दर्शन है क्या? फिलॉसफी। दर्शन का मतलब यहां देखना नहीं है, दर्शन का मतलब है फिलॉसफी। दैट मीन्स कि अगर कोई बात कहा जा रहा है, कोई किसी को अगर समझा रहा है समाज में ही कि ऐसे हम लोग को भगवान, पत्थर पूजेंगे तो भगवान मिल जाएंगे, मान लीजिए ऐसा कुछ प्रचार कर रहा है कोई, तो कबीर इसीलिए तो बोले थे। कबीर देखिए मध्यकाल में कबीर बहुत खंडन किए थे कि पाहन पूजय तो हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताकि अच्छा चाकी भली, कुटपीस खाए संसार। उन्होंने कहा था कबीर खंडन करके कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाएंगे तो फिर हम पहाड़ क्यों ना पूजें कि भगवान जल्दी मिल जाएंगे। उससे तो अच्छा वो छोटे छोटे पत्थर की चक्की होती है जिससे लोग अनाज पीसते थे और गेहूं पीसकर, जौ पीसकर, रोटी आटा बनाकर खाते थे। क्लियर? तो अंधविश्वास जो फैलाया, उस अंधविश्वास को दूर करने के लिए आपको लॉजिक देना होगा, तर्क देना होगा, समझाना होगा। और समझाएगा कौन? गुरु। इसीलिए बनाया। उपनिषद का अर्थ क्या लिखे थे हम लोग? गुरु के समीप बैठकर सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। और कैसे ज्ञान प्राप्त कर लेगा? केवल देख के तो नहीं प्राप्त करेगा, उसको समझाना पड़ेगा, कहानी बताना पड़ेगा, उदाहरण देना पड़ेगा। तो ये जो उदाहरण दे देकर, कहानी पढ़ा कर, समझा कर जो बात बताया गया, वही ज्ञान की बातें हैं, दर्शन, और उसी को कहा गया वेदांत। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? जी सर क्लियर है। अब देखेंगे, यहां यजुर्वेद का एक उपनिषद है। यजुर्वेद जो यहां देख रहे हैं, यजुर्वेद का एक उपनिषद है, और इस उपनिषद का नाम है, फिर से मैं लिखता हूं, जाबालोपनिषद। आप नोट कर लेंगे, जाबालोपनिषद। क्या है? जाबालोपनिषद। एक उपनिषद का नाम है जाबालोपनिषद। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछेगा आपसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन फिक्स हो गया यहां से। इस जाबालोपनिषद में ही पहली बार जिक्र किया गया है आश्रम व्यवस्था का। जिस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग थे, आश्रम व्यवस्था, जो सिलेबस में लिखा है डायरेक्ट, अब यह आश्रम व्यवस्था एक्चुअली कहां से चलकर आया, इस चीज को समझ लिए हम लोग। कुछ भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछेगा तो बहुत आराम से हम लोग आंसर दे पाएंगे। आश्रम व्यवस्था एक उपनिषद से लिया गया है, एक दार्शनिक ग्रंथ से लिया गया है, वेदांत से लिया गया है। और इस वेदांत का, इस उपनिषद का क्या नाम है? जाबालोपनिषद। और जाबालोपनिषद कहां से लिया गया है? यजुर्वेद से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि आश्रम व्यवस्था की कुल संख्या 4 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब सीधा सा पूछेगा, कुल कितने आश्रम हैं? 1 2 3 4, ऐसा हम लोग ऑब्जेक्टिव में अभ्यास करेंगे पढ़ने के बाद। तो कुल आश्रम 4 हैं,
और चारों आश्रम का नाम क्या क्या है? पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, फर्स्ट है ब्रह्मचर्य आश्रम, आप नोट करते चले जाएंगे, ब्रह्मचर्य आश्रम, क्लियर। दूसरा वाला है, 2 नंबर है गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम, सेकेंड नंबर नोट करेंगे गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम। थर्ड नंबर नोट करेंगे वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। और 4 नंबर नोट करेंगे सन्यासी आश्रम, 4 नंबर नोट करेंगे, कलर चेंज कर दे रहे हैं, सन्यासी आश्रम। देखिए व्हाइट से लिखे हैं सन्यासी आश्रम। ये व्हाइट कलर से लिखने के पीछे कुछ राज है। राज यही है कि यहां से भी एक अलग से प्रश्न पूछा जाएगा, तो फिर यहीं पर अगर हम व्हाइट कलर से दिखा रहे हैं तो बहुत आराम से, बहुत इजी वे में इन चीजों को आप इम्बाइब कर पाएंगे, इन चीजों को आप समझ पाएंगे। तो यह है हमारा सन्यासी आश्रम। तो पहला तो यही प्रश्न पूछेगा कि कुल आश्रम का संख्या कितना है, तो आप करेंगे कुल आश्रम का संख्या 4 है। चारों आश्रम में कौन कौन सा आश्रम है? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम। इसको क्रम से सजाने के लिए भी प्रश्न पूछ सकता है कि पहले कौन, बाद में कौन, लास्ट में कौन, या नंबरिंग से भी पूछ लेता है कभी कभी। जैसे पूछ देगा तीसरे नंबर पर कौन सा आश्रम था, तो इसको क्रम से ही समझना है कहानी के तौर पर। तो तीसरा में आप देख रहे हैं कौन सा आश्रम है? थर्ड नंबर में वानप्रस्थ आश्रम, तो यही टिक लगाना होगा। अब चलिए हम लोग फिर से बैक होते हैं और देखते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम को समझते हैं। क्या है ब्रह्मचर्य आश्रम? अब आप देखिएगा ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है। जब बच्चा जन्म लिया, फिर से इसको नोट करें हम, जब बच्चा जन्म लिया ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक, यानी इसके लिए हम क्या कहेंगे? प्रारंभ से, प्रारंभ को हम लोग अगर बोले तो क्या बोलेंगे? 0 साल, 0 आवर, यही ना बोलेंगे? तो जी सर यही बोलेंगे। तो प्रारंभ से लेकर यानी 0 से लेकर 25 वर्ष तक। अब यहां पर एक प्रश्न यहां पर पहले ही क्लियर कर दें कि मनुष्य का जीवन जो होल लाइफ है, होल लाइफ ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मनुष्य का जीवन जो है, कुल जीवन, उसको 100 ईयर माना गया है, 100 वर्ष माना गया है। क्लियर? यानी यह मान के चला जा रहा है कि उस काल के लोग, उस समय के लोग 100 वर्ष तक, 100 ईयर्स तक जीवित रहते थे, 100 वर्षों तक जीवित रहते थे। दैट्स क्लियर? तो जी सर क्लियर। तो फर्स्ट अब इसको 4 से डिवाइड कर देना है। क्लियर? 4 से क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि वर्ण व्यवस्था 4 है, तो कट करेंगे तो कितना होगा? 25 वर्ष। यानी कि हर आश्रम व्यवस्था 25-25 वर्षों के अंतराल पर चलेगा, और 25 वर्ष के अंतराल पर यह आश्रम व्यवस्था बदल जाएगा, यह आश्रम व्यवस्था चेंज हो जाएगा। तो जी सर वेरी गुड। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि आश्रम व्यवस्था का परिवर्तन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। तो ऑप्शन में जो भी देगा हम लोग 25 वर्ष आराम से कर देंगे। लेट अस सी दिस। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, और ब्रह्मचर्य आश्रम क्या दिखा रहा है? स्टार्टिंग से लेकर 0 से लेकर 25 वर्ष तक का जो टाइम है, इसको हम लोग ब्रह्मचर्य आश्रम कह रहे हैं। इसका मतलब अगला बार जो शुरू होगा 25 से 50, 25-25 का गैपिंग देना है। तो जी सर, तो गृहस्थ आश्रम जो होगा यह 25 वर्ष से शुरू होगा और 50 वर्ष तक चलेगा। क्लियर? 25 वर्ष से स्टार्ट हुआ और 50 वर्ष तक चला गृहस्थ आश्रम। उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम फिर से 50 साल से स्टार्ट करेंगे, 50 ईयर से स्टार्ट करेंगे, और क्या होगा यहां पर? 50 के बाद कितना होता है? 50-75, 50 से लेकर 75 वर्ष का जो टाइम होगा, 50 से लेकर 75 तक का जो टाइम होगा, यह क्या होगा? वानप्रस्थ आश्रम होगा। और सन्यास आश्रम व्हाइट में लिखे हैं, देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दिए हैं व्हाइट से, फिर वहां व्हाइट दे रहे हैं, 75 वर्ष से लेकर 100 ईयर तक, 100 वर्ष तक,
क्लियर। अब यहां पर एक पॉसिबिलिटी है, जरा अपना दर्शन लगाइए तो, एक संभावना है सन्यासी आश्रम में कि हो सकता है 100 वर्ष, तो मान लीजिए एक एवरेज आयु निकाला गया, हो सकता है कोई 100 से ज्यादा रहता होगा, कोई 100 से पहले भी मर जाता होगा। तो अक्सर देखा गया कि 75 के बाद 80, 85, 90 होते होते लोगों की मृत्यु हो जा रही थी, लोगों का डेथ हो जा रहा था। क्लियर। लेकिन फिर भी यहां टाइम रखे हैं 75 से 100 साल रखा गया है, इसमें लोगों की मृत्यु हो जा रही है। यानी इस स्टेज में यानी सन्यासी आश्रम में सब कोई पहुंच नहीं पा रहा है, या पहुंच भी रहा है तो उसको निभा नहीं पा रहा है, क्योंकि 75 में आया, 80 में मर गया तो 20 साल बचा रह गया इसका आश्रम व्यवस्था का, 85 में मर गया फिर भी 15 साल रह गया, 90 में मरा तब भी 10 साल रिमेन रह गया। तो कुछ लोग पूरा आश्रम व्यवस्था को, सन्यासी आश्रम व्यवस्था को कुछ लोग निभा पा रहे हैं और कुछ लोग नहीं निभा पा रहे हैं। इसीलिए यहां से एक बड़ा लॉजिकल प्रश्न पूछा गया है, और एग्जाम में पूछेगा, आश्रम व्यवस्था में सन्यासी आश्रम प्रचलन में नहीं था। बोलिए सर अभी तो आप बताए आश्रम व्यवस्था में 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, तो बिल्कुल चारों है, सही है, यही आंसर करना है। लेकिन अगर एक प्रश्न ऐसा दे दे, अब एक क्वेश्चन हम लोग कर ही लेते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यहां, इसके बाद हम लोग एक एक करके देखेंगे ब्रह्मचर्य में क्या होता है, गृहस्थ आश्रम में क्या होगा, वानप्रस्थ में क्या होगा और सन्यास में क्या होगा। तो चलिए एक प्रश्न करते हैं, नोट डाउन, एक प्रश्न लिखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम व्यवस्था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम व्यवस्था प्रचलित नहीं था, कौन सा आश्रम व्यवस्था प्रचलित नहीं था। क्लियर, यह प्रश्न है और 4 ऑप्शंस रहेगा यहां पर। जैसे यहां ऑप्शन है गृहस्थ आश्रम, नोट करते जाइएगा क्वेश्चन को अपने हाथ से। दूसरा है वानप्रस्थ आश्रम तो चारों रहेगा ही। थर्ड है ब्रह्मचर्य आश्रम, क्लियर, ब्रह्मचर्य आश्रम। और डी नंबर है सन्यासी आश्रम या सन्यास आश्रम, डी नंबर है सन्यास आश्रम। क्लियर, ए रहा ऑप्शन। अब यहां प्रश्न क्या है, अगर ऐसा प्रश्न जब पूछेगा नहीं वाला, तब एक बात आपको ध्यान रखना है, नहीं यहां है ना, तो सबसे पहले तो नहीं को माइंड में रखना है, और इसको सॉल्व करते समय नहीं वाला को क्या करना है कि आपको गलत ढूंढ रहा है, रॉन्ग ढूंढना है, और जो गलत होगा वही सही आंसर होगा, यानी आपको रॉन्ग ढूंढना है। अब देखिए बनाते हैं हम लोग। अब जब पहला नजर में क्वेश्चन पढ़ता है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम व्यवस्था प्रचलित नहीं था, तो बड़ा कंफ्यूज करेगा, बोलेगा अरे तो ब्रह्मचर्य था ही, गृहस्थ भी था, वानप्रस्थ भी था, सन्यास भी था, चारों था, एक कह रहा है नहीं है, यानी कि यह तो प्रश्न ही गलत हो गया। लेकिन नहीं, यह प्रश्न गलत नहीं है, यह प्रश्न बिल्कुल सही है। आपका लॉजिक टेस्ट हो रहा है, आपकी पूरी एनालिसिस टेस्ट हो रही है, आपका दर्शन टेस्ट हो रहा है, और कई प्रश्न में इस प्रकार का दर्शन टेस्ट होगा आपका। इसीलिए कह रहे हैं कि चीजों को पूरी तरीके से समझना है, रटना नहीं है, और जब समझे हुए रहेंगे बहुत आराम से एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आंसर आपको बहुत स्टेप बाय स्टेप आराम से मिलता जाएगा। दैट्स क्लियर। तो जी सर क्लियर। अब आप देखिए, गृहस्थ आश्रम प्रचलित में प्रकरण था, बोले सर था। वानप्रस्थ था, तो बोले सर था। सन्यास था, तो बोले सर ये भी था। ब्रह्मचर्य था, तो ये भी था। लेकिन सबसे लास्ट वाला देखिए कौन है, तो आपको याद होगा ब्रह्मचर्य पहला था,
गृहस्थ दूसरा था, वानप्रस्थ तीसरा था और सन्यास चौथा था। क्लियर? सन्यास क्या था? लास्ट स्टेज था। यानी कि यहां पर ए नहीं है। सन्यास आश्रम जो है हमारा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। सन्यास का क्या टाइम था? 75 साल से लेकर 100 वर्ष तक, 75 ईयर से लेकर 100 ईयर्स तक का टाइम। और कहानी को जरा याद कीजिए, कहानी में क्या बताए थे कि 75 में एंट्री तो हो गया, लेकिन 80, 85, 90 आते आते बहुत लोग का डेथ हो जा रहा है, तो मैक्सिमम लोग इसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए लॉजिक के अनुसार कहा जा रहा है कि सन्यास आश्रम प्रचलन में नहीं था। अब बाकी 3 तो पूरा कर ही ले रहा है, तो अब नहीं वाला में क्या होगा? जो गलत है वही सही है आंसर। तो गलत कौन है? सन्यासी आश्रम। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो इसमें नहीं वाला में क्या करना है? जब भी प्रश्न में नहीं पूछा जाए तो सबसे पहले आप सही को टिक लगा दीजिए, और जो गलत होगा, गलत पकड़ लीजिए, जो गलत होगा वही आपका आंसर होगा। और ऐसा प्रश्न आपका पूरे क्वेश्चन को देखेंगे तो तकरीबन 12 से 15 प्रश्न ऐसा पूछेगा जिसमें नहीं लगा होगा, नॉट लगा होगा। अब बच्चे लोग क्या करते हैं ना, नॉट पर ध्यान नहीं देते हैं, धड़ाक से टिक लगा देते हैं, गलत हो जाता है। क्लियर? लेट अस सी द नेक्स्ट। अब आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को समझ लिए अच्छे से, आप नोट भी कर लिए होंगे क्वेश्चन को। बहुत वीवीआई है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। और पहला जो हमारा आश्रम है, अब इसको समझते हैं। फर्स्ट आश्रम क्या था? ब्रह्मचर्य आश्रम। क्लियर? अब हम लोग ब्रह्मचर्य को पढ़ते हैं। ये ब्रह्मचर्य आश्रम था क्या? तो ब्रह्मचर्य आश्रम जैसा कि नाम से लग रहा है कि जब बच्चे जन्म लेते थे, जन्म लेने के बाद जैसे इनका संस्कार हो जाता था, नाम रखा गया, बाल मुड़ा गया, खाना खा लिए, थोड़े बड़े हो गए, तो इनको पढ़ाया जाएगा। यानी हम जीरो ही मान ले रहे हैं, यानी प्रारंभ से, प्रारंभ मतलब जीरो डमी है, जीरो से तो नहीं होगा, 2 साल 3 साल से स्टार्ट होगा, 2-3 ईयर से। तो जीरो से लेकर 25 वर्ष तक, यानी ये 25 वर्ष तक क्या करेंगे? ये शिक्षा अध्ययन करेंगे, एजुकेशन लेंगे, शिक्षा अध्ययन करेंगे, अच्छा भोजन से दूर रहेंगे, शिक्षा अध्ययन करेंगे। दैट्स क्लियर? इसको नोट कर लीजिएगा। ये 25 वर्ष तक क्या करेंगे? शिक्षा लेंगे, एजुकेशन लेंगे, पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे? तो पढ़ने के लिए इनका गुरुकुल होगा, गुरुकुल होगा, वहां पढ़ेंगे ना। बहुत अच्छा भोजन नहीं करेंगे, मतलब स्वादिष्ट भोजन, बहुत अच्छा भोजन यानी स्वादिष्ट भोजन, स्वादिष्ट भोजन नहीं करेंगे, यानी कि डिलीशियस भोजन, कोई ऐसा भोजन नहीं जो इनको बहुत ज्यादा खाने पर मजबूर कर दे कि हम और खाते और खाते और खाते। जब भोजन बहुत टेस्टी हो तो आदमी बहुत ज्यादा खा लेता है, और जब बहुत ज्यादा खा लेगा तो नींद आ जाएगा, फिर पढ़ेगा क्या, शिक्षा क्या लेगा, है ना। और आश्रम व्यवस्था में क्या करेगा? इन लोग गांव में घूमेगा, अगल बगल गांव में घूमेगा, अनाज इकट्ठा करेगा, अनाज इकट्ठा करेगा, और क्या करेगा? और क्या करेगा? तो पूरा ज्ञान अर्जित करेगा, नारियों से दूर रहेगा, नारी से दूर, नारी से दूर, नारियों कर देंगे प्लुरल में, यानी कि महिलाओं से दूर रहना है। दैट मीन्स कि इसे अपने नैतिकता का पालन करना है, तो नारी से दूर रहना है। बहुत अच्छा बिछावन, बिछावन जो है यानी सोने वाला, बहुत अच्छा बिछावन से दूर, बिछावन से दूर का मतलब चटाई टाइप का रहेगा और सिंपल तरीके से आपको सोना है। ये नहीं कि गद्दा लगा लिए और आराम से, अगर राजा का भी बेटा है, यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस ब्रह्मचर्य आश्रम में क्षत्रिय यानी राजा का भी बेटा है तो वह भी इन नियमों का पालन करेगा। ऐसा नहीं कि वहां पलंग में पला है और यहां आकर बिछावन में मैट पे सो रहा है, लकड़ी का बना हुआ मैट या कूस का बना हुआ मैट पर सो रहा है, तो उसे राजा को, रानी को तकलीफ होगी, ऐसा नहीं है। बिछावन यानी अच्छा बिछावन, बिछावन तो मिलेगा लेकिन अच्छा बिछावन, दैट मीन्स आरामदायक बिछावन से आपको दूर रहना है, आपको कीप डिस्टेंस रखना है। दैट्स क्लियर? तो ये सारी चीजें। और पढ़ेंगे क्या? यहां पर जो शिक्षा मिल रहा है क्या पढ़ेंगे? वेद पढ़ेंगे,
वेद पढ़ेंगे, वेदों का अध्ययन करेंगे। अध्ययन का मतलब क्या होता है? अध्ययन का मतलब होता है पढ़ना, स्टडी करना। तो इसमें क्या करेंगे? वेदों का अध्ययन करेंगे। और वेद का अर्थ होता है ज्ञान, बताए थे ना, तो ज्ञान का अध्ययन करेंगे। और पूरी तरीके से जब ज्ञानवान हो जाएंगे, जब ये पढ़ लिख कर बुद्धिमान हो जाएंगे, तब यहां से निकलेंगे आश्रम से, ब्रह्मचर्य से, और दूसरा आश्रम में आ जाएंगे जो है गृहस्थ आश्रम। थ भी होता है, तो भी लिख सकते हैं, गृहस्थ आश्रम। क्लियर? अब इस गृहस्थ आश्रम में आना बहुत जरूरी था। जो उम्र क्या बताएगा? 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक। क्यों जरूरी है गृहस्थ आश्रम में आना? तो एक्चुअली वैदिक काल में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं था, उस काल में बहुत ज्यादा जनसंख्या नहीं था। बहुत अधिक जनसंख्या नहीं होने के कारण सबके लिए अनिवार्य था कि वह विवाह करे, विवाह करे और विवाह करके अपने परिवार का पालन करे। तो एक काम चलेगा, यहां पर विवाह का एक ही उद्देश्य होता है, विवाह भी एक चैप्टर पढ़ना है। विवाह का एक ही उद्देश्य होता है समाज शास्त्र के अंतर्गत संतानोत्पत्ति करना, चाइल्ड बर्थ करना। और जैसा आपको हम बताए, गृहस्थ आश्रम में आने के पीछे यही उद्देश्य था कि जनसंख्या बहुत कम थी, इसीलिए हर आदमी को विवाह करवाया जाता था ताकि जनसंख्या बढ़े। आज विवाह करवाना जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, क्योंकि आज जनसंख्या इतना बढ़ा हुआ है, पॉपुलेशन एक्सप्लोड है, जनसंख्या विस्फोट है। आज इतना जनसंख्या बढ़ा हुआ है कि जनसंख्या घटाने की जरूरत है, लेकिन यहाँ जनसंख्या बढ़ाना था, इसलिए विवाह, और विवाह का उद्देश्य ही यही होता था। ये भी क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से। बट एक गृहस्थ में विवाह हो गया, विवाह के बाद क्या होगा? संतानोत्पत्ति। संतानोत्पत्ति, संतानोत्पत्ति यानी कि बेबी बोर्न, चाइल्ड बोर्न। क्लियर? तो यह था हमारा गृहस्थ आश्रम।